Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। और आज का हमारा सेशन रहने वाला है करंट अफेयर्स का, जहां पर हम हर रोज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल सकती है हमारे एग्जाम से। तो उसी सेशन में हम बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन, राइट। तो सबसे पहले जो पहली न्यूज़ रहेगी वो रहेगी हमारी कि MEITY ने TEC वर्ष 2025 लॉन्च किया। तो पहला पॉइंट ये है कि MEITY क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि MEITY क्या है। फिर दूसरा पॉइंट ये आना चाहिए कि ये टैक वर्ष क्या है, ठीक है। तो MEITY क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये है MEITY। इसने क्या किया है? टैक वर्ष 2025 लॉन्च किया है। यह मंत्रालय विकसित भारत 2047 विजन का समर्थन करने के लिए आयोजित पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम है। यानी कि इस मंत्रालय का, यानी कि MEITY का यह पहला एक एग्जीबिशन है जो किसके अंतर्गत है? डेवलप्ड कंट्री, यानी कि विकसित भारत का जो विजन है 2047 तक, उसके अंतर्गत पहला कार्यक्रम है। यह मंत्रालय के मुख्य अनुसंधान एवं विकास संस्थान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग समीर सीमेट को एक साथ लाता है। तो आप सभी को पता है इन संस्थाओं को हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, सब संस्थानों के बारे में। यानी कि हम सीडेक की बात कर चुके हैं, हम समीर की बात कर चुके हैं, हम सीमेट की बात कर चुके हैं। यानी कि ये तीनों को एक साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। पॉइंट ये है कि टीवर्स है क्या, ठीक है। लॉन्च किया गया है, आप याद रखेंगे किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? कि एक कार्यक्रम था विकसित भारत 2047, उसके अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य क्या है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है किसका? सीडेक, समीर और सीमेट का, इन सब तीनों संस्थानों को एक साथ लाना है, ठीक है। तो टैकवर्स क्या करेगा? इससे क्या होगा? इससे हमारी जो रियल टाइम पे जो चैलेंजेस हमें आते हैं, चाहे हम बात करें हेल्थ केयर की, चाहे हम बात करें कृषि की, चाहे हम बात करें टेलीकॉम की, ठीक है। और रियल टाइम पर जो भी चैलेंजेस आते हैं उन सब के सॉल्यूशन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यह काम करेगा टैकवर्स, ठीक है। टैकवर्स नाम से आप समझ लो टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला न्यूज़। अब बढ़ेंगे हम दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो सेकंड न्यूज़ क्या हमारा कि गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम का अनावरण किया है। किसका अनावरण किया? अल्फा जीनोम का, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए, हमने पहले न्यूज़ पढ़ी तो हमें पता होना चाहिए कि गूगल डीप क्या है। गूगल डीप माइंड क्या है? एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसे बाद में यूएसए ने टेक ओवर किया है। अभी फिलहाल यह है यूएसए की एक कंपनी है, राइट टाइम इसका यह स्टेटस है, ठीक है। इसने क्या किया है कि डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नामक एक नया टूल जारी किया है। यानी कि एक टूल का नाम है अल्फा जीनोम, जिसे जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? गूगल डीप माइंड के द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। तो ये टूल क्या है? तो यह एक जो टूल है यह AI मॉडल पर आधारित रहेगा। यानी कि ये AI मॉडल बेस्ड है, जो क्या करेगा? जो विशेष रूप से इस बात का सटीक अनुमान लगाएगा के लिए तैयार है जो मानव DNA में अलग अलग उत्परिवर्तन अनेक कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि यह इस बात का पता लगाएगा, इस बात का अनुमान लगाएगा कि जो मानव का DNA है, जो ह्यूमन DNA होता है, वह अलग अलग होने के कारण कैसे व्यक्ति के उस पर प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि जब DNA अलग होता है तो उसके कार्यों में किस प्रकार प्रभाव होता है, किस प्रकार चेंजेस होते हैं DNA के, यानी DNA के क्या प्रभाव होते हैं, बेसिकली ये पता लगाएगा। और ये कैसा मॉडल है? AI बेस्ड मॉडल है, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि यह लंबे DNA का विश्लेषण कर सकता है। यानी कि बड़े DNA का भी विश्लेषण कर सकता है। मिलियंस का DNA है वो भी इसको क्या करेगा? उसका भी ये क्या करेगा? एनालाइज कर सकता है कि वह किस प्रकार से मानव के कार्यों को प्रभावित करता है। मेन कार्य इसका ये रहने वाला है,
ठीक है, आगे क्या यह अनुमान लगा सकता है कि आनुवंशिक वेरिएंट जीन विनियमन को कैसे प्रभावित कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, इसे बड़े सार्वजनिक जीनोम डेटासेट का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। तो जो एआई बेस्ड मॉडल होता है वो आप सभी को पता है एलएलएम बेस्ड होता है। ठीक है, डाटाबेस उसमें फीड किया जाता है, बड़े डाटा सेंटर के माध्यम से उपयोग करके इनको प्रशिक्षित किया जाता है। और बेसिकली का कार्य क्या रहेगा, इनका कार्य रहेगा मानव डीएनए का जो प्रभाव रहता है कार्य करने में क्या रहने वाला है। ठीक, एआई है, एआई बेस्ड है, तो यह बड़े डीएनए जो होंगे, लंबे डीएनए होंगे, उनका भी विश्लेषण इजीली कर सकता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ था हमारा। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है इस न्यूज़ से? इस न्यूज़ से एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि अल्फा जीनोम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो गूगल डीप माइंड। आज के दौर में ऐसे छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उनसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। जैसे कि अगर आप जानो कि एक प्राइवेट कंपनी से हमें क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी का मानव सोसाइटी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हमने सिलेबस भी ब्रेक किया था कुछ टाइम पहले, सिलेबस भी हमने ब्रेक किया था SSC CHSL का, जहाँ एक सिंपल बोला गया था कि आपको क्या करना है, ऐसी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना है आपको जो समाज पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्लियर। नेक्स्ट हमने ऐसे ही MTS का भी हमने ब्रेक किया सिलेबस। तो एक प्राइवेट कंपनी से हमें लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी प्राइवेट कंपनी का कोई डिसीजन, कोई टूल, कोई परियोजना, कोई नीति, कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई MOU अगर समाज को प्रभावित करेगा तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे एग्जाम ओरिएंटेड समझ के क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वो एग्जाम में कहीं ना कहीं फिर हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर भारत का पहला वन्यजीव गलियारा बना है। तो इंपॉर्टेंट है कि पहला वन्यजीव गलियारा बना है। सॉरी। ठीक है, तो पहला गलियारा बना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ क्या है कि दिल्ली, और ये कहाँ बना है, दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर, दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर बना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये क्लियर होना चाहिए। यह पहला है। मैंने कई बार बात की है इस बात को लेकर कि जो फर्स्ट रहेगा किसी चीज़ को लेकर, पहला होगा, उसके लिए हमें करना है वो अपने एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो करंट में होने के साथ साथ पहली बार भारत में हो रहा है। ठीक है, अपने देश में पहली बार हो रहा है, तो पहला बना है। कहाँ पे बना है? दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर बना है। ठीक है, गलियारा है। गलियारा इन द सेंस होता है कि दो जो रहेंगे, जो 2 एरियाज हैं, एक इस तरफ रहेगा, कोई नेशनल हमारा है, नेशनल सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान है, इधर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, दोनों को मिलाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया, एक रास्ता बनाया। ठीक है, उसके नीचे से अंडरपास बनाया। बेसिकली आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे कोई रिजर्व एरिया है, ये कोई रिजर्व एरिया है, और बीच में क्या है, हाईवे निकाल रखा है, और ये क्या है, यहाँ पर सड़क है, सड़क अंडरपास है, ऊपर से ऊपर पेड़ पौधे और जानवरों के आवागमन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो एक नेचुरल हैबिटेट होता है वैसा। ठीक है, दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो ये गलियारा है, यह है जो एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। यानी कि जब हम जिस गलियारे की बात कर रहे हैं, वह गलियारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व से होकर निकलता है, जो कि उसका बफर जोन है। ठीक है, तो जब हम रिजर्व की बात करते हैं, हमने बात की है रिजर्व को लेकर कि जोन्स में डिवाइड होता है, तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट हम समझ सकते हैं। आप समझिए कि एक सिंपल क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है, ये मुझे बताइए, और वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, कहीं यहाँ पे लिखा हुआ रणथंभौर टाइगर रिजर्व।
ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, क्लियर। इसमें 5 वन्यजीव ओवरपास है, यानी कि अंडरपास की बात हो रही है। एंड भारत का सबसे बड़ा अंडरपास है जो विशेष रूप से जानवरों के आवाजाही के लिए बनाया गया है। मैंने बताया ये इस तरीके से आप समझिए, ये हमारे 2 हैं और ऐसे बना हुआ है। ये क्या है, इधर एक रिजर्व एरिया है, इधर रिजर्व एरिया है, और यहाँ से हाईवे जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो प्रॉपर ऊपर प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा नेचुरल हैबिटेट, यानी कि पूरा पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है कि नीचे सड़क भी है। इसलिए बनाया गया है कि जानवरों को आवागमन में प्रॉब्लम ना हो और डेवलपमेंट का जो कार्य है वो भी ना रुके, ठीक है। तो ऐसे कितने 5 अंडरपास हैं, राइट, क्लियर। और भारत में पहला बनाया गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी की वजह से अब इस न्यूज़ से हमें 3 चीज़ दिख रही है। एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये न्यूज़ में आ गया। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, वो न्यूज़ में आ गया, ठीक है। और हाल ही में बने नए टाइगर रिजर्व्स या फिर हमें बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो चीज़ अभी हमने बनाई है रिसेंट में, वो सब क्या हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो हमें इसको ध्यान रखते हुए समझना है। तो इस न्यूज़ से सिर्फ ये न्यूज़ हमारी इम्पोर्टेंट नहीं हुई है, इस न्यूज़ से और भी चीज़ें भी हमें अपने आप को रेडी करना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि प्रज्ञानंद ने उच्च चेस कप मास्टर्स जीता है। क्या जीता है, उच्च चेस कप मास्टर्स जीता है, ठीक है। तो यह कप जीतने के बाद वह रेटिंग में भारत के शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शीर्ष रैंक से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उच्च चेस कप मास्टर्स किसने जीता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रज्ञानंद जी ने जीता है, तो ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है, 30 जून को मनाया गया है। यह दिसंबर 2016 में महासभा ने एक संकल्प के माध्यम से 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस घोषित किया था। तो कब घोषित किया गया है, 2016 में एक क्या आया था, एक संकल्प आया था जिसे पास किया गया और 30 जून को क्या कर दिया है, 30 जून को क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये मनाया गया था, राइट। 2024 में महासभा में 2029 को क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि ये भविष्य को देखते हुए बनाया गया है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ये है कि 2029 अब अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस क्षुद्र ग्रह वर्ष के रूप में हम मनाएंगे, ठीक है। घोषित कर दिया गया और मनाएंगे। तो कब घोषित किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2024 में घोषित किया गया है। कौन सी साल को घोषित किया गया है, 2029 को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष इसे अप्लाई किया गया, मतलब किस वर्ष से इसको बनाना प्रारंभ किया, शुरू किया गया, 2016 से, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ एक छोटी सी न्यूज से निकल के आई। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा है कि पराग जैन नए रॉ प्रमुख बनाए गए हैं। पराग जैन क्या है, नए रॉ प्रमुख बन गए हैं। आप सबको पता है रॉ क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। इसके लिए कभी हम स्पेशल चर्चा करेंगे अलग से। इनकी जगह लेनी है, रवि सिन्हा की जगह लेंगे ये, और इन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चली कि पराग जैन को रॉ प्रमुख बनाया गया है और यह रवि सिन्हा की जगह लेंगे और इनका कार्यकाल रहेगा 2 साल का, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज हमारा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून 2025 को नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस समारोह को संबोधित किया। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है भाई, एक सेकंड है ना। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में इस दिन को नामांकित किया गया है। तो कब मनाया जा रहा है,
ये मनाया जाता है 27 जून को मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट किया है सर? यूएन ने किया था। कब से स्टार्ट किया है? 2017 से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, राइट। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार एमएसएमई वैश्विक स्तर पर सभी व्यवसायों का 90% हिस्सा बनाते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं टोटल हम कॉमर्शियल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसका 90% हमें देखते हैं कि एमएसएमई होते हैं। एमएसएमई होते हैं छोटे लघु उद्योग, मतलब छोटे स्तर के उद्योग, और यह कुल रोजगार में 60 से 70% इनका योगदान रहता है, राइट। और दुनिया की जीडीपी में लगभग आधा हिस्सा ये उत्पन्न करते हैं, लगभग 50% इनका रहता है। तो एक बड़ी इकोनॉमी और बड़े रिसोर्सेज को यह प्रभावित करते हैं। चाहे हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर तो लगभग 60 से 70% लोगों को ये रोजगार देते हैं। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, तो विश्व की लगभग 50% अर्थव्यवस्था इनसे आती है, राइट। और यह वैश्विक व्यवसाय का, कुल व्यवसाय का लगभग 90% का इनका हिस्सा रहता है, अकॉर्डिंग टू यूएन, संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार। ठीक है, कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यूएन का डाटा है। भारत में एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान करते हैं। अब हम बात करें भारत की, तो भारत की जीडीपी का लगभग 30% किसका योगदान है? जीडीपी का 30% किसका योगदान है? एमएसएमई का, राइट। आगे वे भारत के कुल निर्यात का 45% हिस्सा है। और एमएसएमई 2025 का विषय था सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाना। यह था हमारा 2025 के एमएसएमई का जो मीट हुआ था, जो क्या है, समारोह हुआ है, उसका थीम यानी कि विषय। ठीक है, तो ये थी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली थी। हमने बहुत सही से कवर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।